बाद और राजीव से सीखा है। अच्छा धमकाना पड़ता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मॉडल को जब प्रतिपादित किया गया था उसके पहले ये कॉन्सेप्ट था कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं उनमें ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर तो बताया ही गया था, लेकिन डिसकंटिन्यूटी के बारे में किसी ने बात नहीं की थी। तो ये जो था वो पहली बार सिंगर एंड निकल्सन ने प्रतिपादित जब किया 1972 में जब इसको प्रतिपादित किया था तब पहली बार लिपिड मॉलिक्यूल्स की डिसकंटिन्यूटी या असततता की बात आई थी और ये कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इसका संरचनात्मक ढांचा बनाते हैं और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें बीच बीच में धंसे हुए रहते हैं। प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं: एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य प्रोटीन, इंट्रिंसिक आंतरिक प्रोटीन्स। दो प्रकार की प्रोटीन्स इसमें बताए गए थे। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, जो आंतरिक प्रोटीन्स हैं, वो भी फर्दर जो है वो दो प्रकार के इसमें बताए गए हैं। वो है सिस एंड ट्रांस। सिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें जो लिपिड के हाफ लेयर तक या आधी लेयर तक ही ये रहते हैं और जो ट्रांस मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रांस मॉलिक्यूल्स पूरी लिपिड के आर या पार प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है ट्रांस प्रोटीन का वो वाला भाग जो लिपिड में उपस्थित होता है उसे डोमेन कहते हैं। तो जो डोमेन है प्रोटीन्स का वो भी तीन प्रकार का हो सकता है। सिंगल डोमेन मॉलिक्यूल, डोमेन्स जो है इसको कहते हैं ट्रांस प्रोटीन का वो वाला भाग जो लिपिड के भीतर मौजूद होता है वो डोमेन कहलाता है। डोमेन तीन तरह के हो सकते हैं, जैसे हम चित्र से क्लियर करते हैं। ये है सिंगल डोमेन। ये हो गया डबल डोमेन। और तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह के होते हैं प्रोटीन के? ट्रिपल डोमेन मॉलिक्यूल्स। ये ट्रिपल डोमेन मॉलिक्यूल्स। डोमेन की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि किसी भी क्रिया को प्रभावी करने के लिए उसके पास एक क्षेत्र मौजूद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉलिक्यूल दो रीजन्स में एक्ट कर सकता है और जो ट्रिपल डोमेन मॉलिक्यूल्स हैं उसमें तीन रीजन्स इनके पास होते हैं जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स की क्रियाएं हो सकती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी क्रियाएं कर सकते हैं। इनको हम सिंगल डोमेन को हम मोनोटॉपिक प्रोटीन्स कहते हैं, डबल डोमेन को डाई टॉपिक या बाई टॉपिक कह सकते हैं और
जिनमें 3 प्रकार की फेजेस या जो डोमेन होते हैं, तो वो ट्राइटॉपिक मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स कहलाते हैं। जनरली कभी कभी मॉलिक्यूल्स में 7 तरह के भी डोमेन्स हो सकते हैं, और जनरली ऐसा होता है कि मल्टीपल डोमेन उपस्थित होते हैं। और प्रोटीन और लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने देखा था कि वो 2 प्रकार के जो लिपिड और आंतरिक प्रोटीन जो है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। एम्फीपैथिक नेचर इनका होता है, जिसमें वो हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इनमें जो एक्टिव साइट्स होती हैं एंजाइम्स की क्रियाओं के लिए या अन्य क्रियाओं के लिए, वो जो साइट्स हैं वो सारी जनरली बाहर की तरफ होती हैं। जो बिग लिपिड जो लेयर होती है उसमें मोस्टली एक्टिव साइट्स लिपिड लेयर की आउटर, अगर हम इसको माने और इनर माने, तो एक्टिव साइट्स ज़्यादातर लिपिड लेयर्स में बाहर की तरफ जितनी भी क्रियाएं होती हैं मोस्टली बाहर की तरफ ही संपन्न होती हैं, और भीतर की तरफ जो है वो कम प्रकार की क्रियाएं इसमें संपन्न होती हैं। हाँ, 2-3 तरह की क्रियाएं इसमें हो सकती हैं। जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो सरफेसेस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, अगर हम इसको काट से देखें तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 प्रकार की सरफेसेस पाते हैं। एक तो एक्सोप्लाज्मिक सरफेस, जिसे हम ई फेज भी कहते हैं, और दूसरी होती है प्रोटोप्लाज्मिक सरफेस, ये पी फेज कहलाती है। तो ई फेज जो है वो बाहर के एक्सोप्लाज्म के संपर्क में रहती है, और जो पी फेज है वो प्रोटोप्लाज्म के संपर्क में रहती है, इसलिए हम इसको पी फेज कहते हैं। अब जो है हम ये देखेंगे तो कुछ जो है ई एफ फेज भी होती है और पी एफ फेज भी होती है। ये जो फेजेस हैं दोनों, ये बीच के पोर्शन जो कि हमारा 35 एक्स्ट्रा मोटा है, उसमें ये दोनों फेजेस पाई जा सकती हैं। और जो अंदर की तरफ जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धंसे हुए होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो धंसे हुए होते हैं, ये विशेष रूप से उनकी क्रियाओं को निरूपित करने का कार्य करती हैं। अब हम पिछली बार हम ये देख ही चुके हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 2 प्रकार की जो गुण हैं वो इसमें पाए जाते हैं। 2 प्रकार के गुणों में जो है, एक तो था रिजिडिटी, दृढ़ता, और दूसरा जो गुण था इसका लिक्विडिटी, तरलता। तो ये जो लिक्विडिटी और तरलता, ये जो 2 गुण हैं, इसका जो रीज़न है वो क्या है कि हमने पिछली बार देखा ही था कि लिपिड जो मॉलिक्यूल हैं वो अनसैचुरेटेड प्रकार के होते हैं, और दूसरा था कोलेस्ट्रॉल के अणु जो है वो काफ़ी दृढ़ता इसको प्रदान करते हैं, और लिपिड के अणु जो है वो इसको तरलता प्रदान करते हैं। अब यह है कि हम जो ये गतियाँ हैं मॉलिक्यूल्स की, उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी गतियाँ एक तो लैटरल डिफ्यूजन हो सकती है, लेटरल या पार्श्व विसरण हम जिसको कहते हैं उससे हो सकती हैं। दूसरी है फ्लिप फ्लॉप। इस प्रकार की गतियाँ
लैटरल डिफ्यूजन, दूसरा है फ्लिप फ्लॉप, ऊपर और नीचे जाना। जैसे आपने कभी देखा होगा एक गुब्बारे में रबर का काफ़ी लंबा धागा सा बंधा हुआ होता है और आप उसको ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन ये गतियाँ काफ़ी कम देखने को हमें मिलती हैं, लेकिन ये गतियाँ होती हैं। तीसरा है जो घूर्णन गतियाँ हैं, रोटेशनल मूवमेंट्स। तो तीसरे प्रकार की गतियाँ होती हैं रोटेशनल, घूर्णन की गतियाँ। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये 2-3 तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है अपनी अक्ष पे घूमना, एक किसी और अक्ष पे घूमना। तो इनमें जो रोटेशन है, एक तो पहला तो हो गया लंबवत अक्ष पे घूमना, अपने ही लंबवत अक्ष पे चारों तरफ घूमना, और दूसरा किसी अन्य अक्ष पे, पार्श्विक या लैटरल अक्ष पे चारों तरफ प्रोटीन का घूमना। तो ये जो गतियां हैं वो भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम दिखते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी छिद्र नहीं पाया जाता, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई प्रकार के छिद्र होते हैं। पहला तो है कि संरचनात्मक, कि जो उसकी संरचना बनी हुई है वो ही उसी में छेद हैं, बीच बीच में गैप्स हैं। तो ये जो है स्थायी प्रकार के होंगे, ये अस्थायी प्रकार के नहीं होते, और लिपिड लेयर के आर पार ये उपस्थित हो सकते हैं। और जो स्थायी भी होते हैं बेलनाकार हो सकते हैं ये ज़्यादातर शेप में। दूसरे होते हैं डायनामिक पोर्स। डायनेमिक, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं गत्यात्मक, गत्यात्मक या ऐसे पोर्स जो बेलनाकार होते हैं लेकिन अस्थायी होते हैं। इनका निर्माण केवल अणुओं के परिवहन के समय ही होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है कि वो अणुओं का जो है वो परिवहन करती है, लेकिन ये तभी बनते हैं जब इसमें कोई परिवहन होता है किसी अणु का। पेविंग ब्लॉक पोर, तीसरे प्रकार के पोर्स होते हैं पेविंग ब्लॉक पोर्स। ये पेविंग ब्लॉक पोर्स जो हैं झिल्ली में लिपिड और जो प्रोटीन के अणु हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इसमें ये कह सकते हैं हम कि टाइल्स के समान भी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन बीच बीच में अगर टाइल्स का शेप अलग अलग है तो 2 टाइल्स को अगर आप आपस में जोड़ोगे तो बीच में निश्चित रूप से कोई ना कोई स्पेस रह जाएगा। तो ये उसी प्रकार के स्पेस हैं जो पेविंग ब्लॉक छिद्र कहलाते हैं, और ये जो रिक्त अवकाश हैं इनको ही हम कहते हैं। इसके अलावा जो अन्य छेद होते हैं वो कहते हैं प्रोटीन चैनल्स। प्रोटीन चैनल्स जो हैं वो प्रोटीन के अणुओं के मध्य जो है ट्रांस प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन चैनल का काम करता है, और इन छेदों से छोटे जो अणु हैं या आयन्स हैं उनका विसरण कोशिका के आर या पार होता है। अगले होते हैं आइनोफोर्स। आइनोफोर्स आइनोफोर्स जो है ये छोटे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। आइनोफोर्स पॉलीपेप्टाइड्स में एक तो हाइड्रोफोबिक सिरा होता है और दूसरा हाइड्रोफिलिक सिरा होता है। तो जो बाहर वाला जो सिरा होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है, और जो भीतरी सिरा है वो जल में घुलनशील और अघुलनशील अणुओं का वहन
ज़्यादातर करते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक है सिरा, ये क्या है, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स जिनका एक सिरा हाइड्रोफोबिक है और दूसरा सिरा इनका हाइड्रोफिलिक है। तो ये वाले सिरे जब आपस में जल में जो घुलनशील अणु हैं, हाइड्रोफिलिक सिरा उनको लेता है और बाहर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना होती है। अब हम ये देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के अलावा कौन कौन सी ऐसे कवर हो सकते हैं। जैसे हमारी कोशिकाओं में प्लांट सेल्स के चारों तरफ हम देखते हैं कि सेलुलोज का काफ़ी ज़्यादा जो है आवरण वगैरह रहता है। तो कोशिका आवरण या सेल कोट जो होता है सेल वॉल के रूप में या पेलिकल्स के रूप में या प्राणी कोशिकाओं में ग्लाइकोकैलिक्स के रूप में होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स जो है लगभग सभी प्राणी कोशिकाओं के भीतर पाए जाते हैं और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के बने हुए ये ग्लाइकोकैलिक्स जो हैं करीब ये इसमें क्या होता है, सियालिक एसिड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और इस कारण ये कैल्शियम और सोडियम के साथ बाइंड कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड इसके भीतर प्रेजेंट होता है इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड में, जिससे ये कैल्शियम और सोडियम के साथ बाइंड कर जाते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या है? कोशिकाओं में कोशिकाओं की जो झिल्लियां हैं उनको स्थायित्व प्रदान करते हैं, क्योंकि ये उसको मोटा बना देते हैं, उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसके अलावा ये एक माइक्रो एनवायरनमेंट का निर्माण करने के साथ साथ ही उस माइक्रो एनवायरनमेंट का नियमन का कार्य भी करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का काम इसके अतिरिक्त है फिल्ट्रेशन। एंजाइम्स जो है इनके ऊपर कई बार प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है माइक्रोविलाई के रूप में माइक्रोविलाई में होते हैं। इनमें कई बार एंटीजेनिसिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये सेल को, फॉरेन एलिमेंट को पहचान भी सकते हैं। इस गुण को हम कहते हैं प्रतिजनकता। तो ये प्रतिजनकता का गुण भी होता है। इसके अतिरिक्त इनमें बहुत सारी मॉलिक्यूल्स को पहचानने की क्षमता होती है। तो आणविक पहचान जो है वो ये कर सकते हैं, कोशिकाओं को ये पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी गुणों ग्लाइकोकैलिक्स का हमें कोशिकाओं को फ़ायदा मिलता है। अब अगर हम देखें तो प्लाज्मा झिल्ली का केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन में अगर हम देखें तो मेम्ब्रेन में जो है माइलिन जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में अपने अपने फंक्शंस जिस भी सेल में वो प्रेजेंट होती है, कोशिका अगर प्रेजेंट होती है किसी भी अंग में या अंग में, तो उस अंग में उसकी उपयोगिता के आधार पे उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है वो बदलता है, रासायनिक संगठन वो है बदल सकता है। अगर हम साधारण कोशिकाओं की बात करें तो ज़्यादातर जो है जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है, लिपिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और प्रोटीन घट जाता है। जैसे 80% अगर प्रोटीन होगा तो 20% उसमें लिपिड होगा, जबकि आरबीसी और लिवर सेल्स में ये 50-50% के लगभग, कोई 52 कोई 48
इस तरह से ये होता है। और अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोटीन 76% होते हैं, जबकि लिपिड इसमें 24% ही होता है। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में अगर हम बात करें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रियाएं हो रही हैं, तो 70% जो है वो प्रोटीन होता है और 30% के करीब इसमें लिपिड पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है प्रोटीन्स की संरचनाएं होती हैं। फॉस्फोलिपिड्स की संरचनाओं के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले हमारे चैप्टर में। अब अगर हम देखें तो फॉस्फोलिपिड्स दो प्रकार के हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं, अम्लीय भी हो सकते हैं, और दो प्रकार के ये हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अगले टर्न पे हम बात करेंगे इसके अंदर जितनी भी विशिष्ट संरचनाएं बनती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसे कि माइक्रोविलाई, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स हैं, नेक्सस है, ये सारी उसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और इसके जो नोट्स हैं उसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम वीडियो देखेंगे, आप लोग वीडियो देखेंगे, उस चैप्टर का PDF आपको मिलेगा और उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप पे उसी दिन मिल जाएंगे। तो आज जैसे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नोट्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। तो ये तीनों आप साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से जब 3 बार आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगले टर्न पे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।